हेलो एवरीवन। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है अभी जो जिसमें कि हम देख रहे हैं अपना सी प्लस प्लस और ये जो है मेनली आपके जो रिटन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और जो आपके इंटरव्यू होते हैं उन सभी से रिलेटेड है। अगर आपको जो है कोई बोले कि यार आपको सी प्लस प्लस करने हैं 3 से 4 घंटे 5 घंटे में, तो आप जो है इस पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज को एक बार देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 90% क्वेश्चन होंगे या 90 to 95% क्वेश्चंस आपके जो है सी प्लस प्लस के रिलेटेड कवर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। मेन आपका क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्योंकि हो सकता है यार कि सेम कॉन्सेप्ट पर कुछ अलग तरह का क्वेश्चन वो दे सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं जो कि आपको हो सकता है कि यार आपको गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है, बट आपको समझना क्या है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था कैरेक्टर डेटा टाइप पर, और पूरा हमने कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैरेक्टर डेटा टाइप हमें अगर कहीं पर डिक्लेयर करना होता है, उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो किस तरह करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद से यहाँ पर वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वेरिएबल का नाम हमारा है नेम, ठीक है। और इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि यार कैरेक्टर असाइन करो, तो कैरेक्टर असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक आप जो है यहाँ पर ले सकते हो डिजिट, ठीक है। आप यहाँ पर जो है कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हो, या फिर आप जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो। अब जो डिजिट क्या होती है, डिजिट आपकी जो है ये नहीं कि आपको यहाँ पर डिजिट आपकी हो जाएगी 0 to 9 हो जाएगी। अल्फ़ाबेट आपके हो जाएंगे स्मॉल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। और स्पेशल कैरेक्टर में आपका आ जाएगा हैश, ठीक है, @, फिर आपका जो है आ सकता है परसेंटेज और आपका M%, स्टार, इस तरह से जो भी आपके हैं सब क्या है स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर जो होता है आपको ध्यान रखना पड़ता है कि यार कैरेक्टर जब भी आप कहीं पर भी लिखते हो तो वो एक सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए और सिर्फ एक ही चीज़ होगा। एक ही चीज़ का मतलब कि एक या तो डिजिट हो सकती है, या फिर एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। यानी कि स्मॉल ए आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर इस तरह से आपने डिक्लेयर किया है तो और असाइन किया है तो ए आपका सही है। लेकिन किसी ने मान लो इस तरह से कर दिया कैर नेम और उसने क्या किया AB कर दिया, तो अब ये जो है गलत हो गया आपका। और इस तरह से अगर आप असाइन करते हो वैल्यू तो क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि आपने लगा रखा है सिंगल कोट, और सिंगल कोट का मतलब हो गया कि एक कैरेक्टर है। लेकिन जैसे ही इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पर 2 आपके जो है अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, और 2 अल्फ़ाबेट आने की वजह से एक कैरेक्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, या तो आप ए लिख सकते हैं या फिर जो है सिंगल कोट के अंदर बी लिख सकते हैं, कोई भी आएगा एक ही चीज़ आएगा। @ इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से हैश करके लिख सकते हो, ठीक है। M% करके इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से आप सिंगल कोट के अंदर लिखोगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैरेक्टर डेटा टाइप आपका क्या होता है और किस तरह से आप इसको डिक्लेयर करते हो और किस तरह से इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि यार अगर आपको जो है 2 इस तरह से कंबाइन रूप में एक जो है क्या है आपके कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो कि कैरेक्टर्स अगर मोर देन 1 कैरेक्टर आपको लिखना है तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग आपका जो डेटा टाइप होता है उसको आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। सी में आपका जो है सी में ये सभी काम जो भी होते थे स्ट्रिंग वाले, ये सब हैंडल किए जाते थे एरे की मदद से, कैरेक्टर एरे की मदद से हैंडल किए जाते थे। लेकिन सी प्लस प्लस ने हमें क्या दे दिया, स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप ही दे दिया है, ठीक है। अब जब इसने एक डेटा टाइप दे दिया, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करता है स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए जो है सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हम स्ट्रिंग के भी बारे में देखेंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम स्ट्रिंग के बारे में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ लिए, यानी कि अगर आपको मोर देन 1 कैरेक्टर एक साथ लिखना हुआ तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करोगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं,
तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटर्स का मतलब है कि ऐसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं ऑपरेंड पर। तो ऑपरेंड क्या होता है, अब ऑपरेंड जो ऑपरेटर के साथ वर्क करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, देखो। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा 3 × 2 लिखा। ऑपरेटर होते क्या है, जो आपके मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया, और आपके प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये सब आपके क्या हैं, ये आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा तो इसमें 3 क्या है, ये है आपका ऑपरेंड, और ये जो आपका है 3 और 2, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो सिंबल है, ये क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर है क्या और ऑपरेंड है क्या। बाकी जो है, अब देखिए इनके बारे में आपको पता है कि यार मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। मल्टीप्लिकेशन जैसे आप सिंपल अभी तक करते आए वही आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 × 2 आपने किया 6 मिलेगा, ठीक है। 15 × 3 किया तो 45 मिलेगा, यही आपका मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा। डिवीजन आप अभी तक जो सिंपल डिवीजन करते आए हो वही आपका डिवीजन होता है, यानी कि 15/2 आपने किया तो आपका क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 7 मिलेगा, क्यों मिलेगा अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जिनका जो है, जो कि पूरी के पूरे डिविजिबल हों, ठीक है। जैसे 15/3 किया तो क्या आपका मिलेगा, 5 मिलेगा। यही आपका है डिवीजन वाला। हम ये वाला अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर 7 क्यों आया है, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस पे एक डाउट वाला यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कि यार ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आया क्यों इस तरह से हो गया। अब और एग्जाम्पल हम अगर देखें तो 20/2 किया तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब जो है ना, ये दो ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं। काफ़ी लोगों को कुछ कंफ्यूजन होती है। ये जो आपका है इसका नाम है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये है आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, और ये है आपका डिवीजन ऑपरेटर। और दोनों का आपका अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है, दोनों ऑपरेटर। मॉडल अभी आपने डिवीजन ऑपरेटर देख लिया किस तरह से काम करता है। आपका मॉडल ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, ठीक है। आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। यानी कि अगर मैंने लिखा 15/3 तो क्या मुझे देगा, 0 देगा। क्यों 0 देगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इसमें 0 मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पर मॉडल ऑपरेटर 15 मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 किया तो 0 मिलेगा, लेकिन 15 और डिवीजन ऑपरेटर लगाया 3 तो 5 मिलेगा। आपको आई होप ये चीज़ डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अगर मैंने लिखा 15/2 तो मैंने क्या बोला था कि 7 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 15 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 अगर लिखा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, एक नंबर है इस तरह से, कोई बहुत बड़ा नंबर है, और मैं बोलता हूँ कि यार इस नंबर का ना मुझे एक लास्ट डिजिट जो है उसको निकाल करके दो, क्या होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने कोड लिखा और उस कोड में मैंने बोला कि आपको क्या करना है कि लास्ट वाली डिजिट मुझे फाइंड करके दो। तो लास्ट डिजिट आप कैसे फाइंड करोगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप देखोगे कि यार अगर मैं इसको क्या करूँ, 10 से डिवाइड करूँ तो मुझे जो है लास्ट डिजिट मिल जाएगी। लेकिन डिवीजन कौन सा होगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर वाला होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर वाला जब आप डिवीजन करोगे तो आपका क्या होगा, लास्ट में 3 मिल जाएगा। आपको अगर नहीं यहाँ पर समझ में आया तो मैं जल्दी से आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा देता हूँ। आपने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो है रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 0 to 9 आ सकता है, क्योंकि 10 अगर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर 11 आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वो 1 आ जाएगा। फिर 12 में आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 10 पे क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 रहेगा, ठीक है। अगर आपको जो है मैं बोलता हूँ कि आपने किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया, तो नंबर को अगर आपने 100 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, 0 to 99 मिल सकता है। ऐसे ही अगर आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, 0 to 999 तक आपको रिमाइंडर मिल सकता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर 4 और फिर 3 आ गया, फिर 4 टाइम्स यहाँ पर जाएगा 40 हो गया, और यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा
30 और यहाँ पर 2 7 2 टाइम्स 20 और यहाँ पर 70 यहाँ पर जो 7 टाइम्स 70। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, अब 3 जो है आपको उतारने के लिए यहाँ पर एक 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। 3 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या हो गया कि 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, इतनी बार आपको आपने डिवाइड किया। यानी कि अगर आपने लिखा 3432703 मॉडुलो ऑपरेटर 10, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि लास्ट वाली डिजिट मिलेगी। लेकिन अगर आपने किया 3432703 से और सिंपल डिवीजन बाई 10, तब क्या मिलेगा, 3433270। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है। अब मान लो कि मुझे चाहिए लास्ट की 2 डिजिट्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर 100 से डिवाइड करूँगा और फिर मुझे तब भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, तब भी मुझे रिमाइंडर यही 03 मिल जाएंगे। जब मुझे लास्ट की 3 डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मॉडुलो ऑपरेटर 1000 कर दूंगा और मुझे 70703 मिल जाएगा एज ए रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और इस पे जो है सवाल पूछ लिया जाते हैं इंटरव्यू में कि यार आपको जो है इस तरह से अगर कोई डिजिट फाइंड करनी होगी तो आप किस तरह से डिजिट को फाइंड करोगे। तो आप क्या करोगे, मॉडुलो ऑपरेटर यूज करोगे लास्ट के डिजिट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, आपके जो नंबर्स वगैरह रिवर्स करने होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। आपको अगर इस तरह से नंबर दे दिया गया है एक, इसमें आपको डिजिट का सम कैलकुलेट करना है तो भी आपको इसी मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। आपको एक एक डिजिट उठा करके यानी कि डिवाइड करके इस तरह से मॉडुलो ऑपरेटर से यूज करके निकालनी होती है। एक डिजिट निकाल लिया आपने, फिर आपने 0 को निकाला, सबको ऐड करते जाते हो तो आपको लास्ट में पूरा का पूरा जो भी डिजिट है इनका एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि मॉडुलो ऑपरेटर क्या है। अब जो है आप यहाँ पर एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। एडिशन आपका सिंपल वही होता है जैसा कि आपने देख रखा है, 3 + 2 अगर मैंने किया तो 5 मिलेगा और सब्ट्रैक्शन वाला होता है 3 - 2 किया तो 1 मिलेगा। ये आपका सिंपल है जैसे आपने पढ़ रखा है। अब 2 ऑपरेटर होते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, इसमें भी 2 पार्ट आपके बनते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट। और इसका भी सेम होता है, एक क्या होता है डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पर भी होता है प्री डिक्रीमेंट और यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये होती है। अब इनका मतलब क्या है, अब जैसे क्या है कि मान लो कि मैंने जो एक वेरिएबल यूज किया है, इसका वैल्यू है 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने लिख दी 3 है। इसका डेटा टाइप हमने दे दिया कि ये क्या कैसा है, इंट है। ठीक है, अब हमने अगर लिख दिया a++, यहाँ पर लिख दिया है सी आउट और हमने कर दिया a++। दूसरा हमने किया सी आउट ++a। तो कैसी और क्या क्या वैल्यू जब प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहता है क्या है कि जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ना, ये बोलता है कि सबसे पहले तो वैल्यू को जो भी उसकी करंट वैल्यू वेरिएबल उसको यूज कर लेगा, फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने का मतलब उसको उसमें जब +1 ऐड कर देगा जो भी वैल्यू थी। और प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है ना कि ये बोलता है कि मैं वैल्यू को यूज करने से पहले ये क्या करूँगा, उसको पहले +1 कर दूंगा, फिर जो है वैल्यू को यूज करूँगा। ये डिफरेंस है। सेम इसमें भी होता है। प्री डिक्रीमेंट वाला क्या बोलता है कि सबसे पहले मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को यूज करने वाला हूँ जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा। और ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको ये बोलता है कि सबसे पहले मैं यूज कर लूँगा, फिर जो है उसके बाद मैं उसकी वैल्यूज को डिक्रीमेंट करूँगा, यानी कि -1 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखो क्या है कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन है पूरा। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में इसने क्या बोला कि अगर जो है आपका जो है पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा कि वेरिएबल के जो भी वेरिएबल लिखा रहेगा, ठीक है, मान लो वैर नाम का वेरिएबल है, तो इसके बाद में रहेगा ये ++, तो ये पोस्ट वाला हो गया। और प्री वाले में पहले रहेगा ++, तो इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, प्री का मतलब वो वेरिएबल के पहले रहेगा और पोस्ट का मतलब कि वेरिएबल के बाद रहेगा। ऐसे ही आपका जो है डिक्रीमेंट वाले में होता है वैर माइनस माइनस का मतलब हो गया कि ये पोस्ट है। ठीक है, यानी कि बाद वाला है, बाद का मतलब पोस्ट
और ए माइनस माइनस तो डिक्रीमेंट। ऐसे ही अगर पहले माइनस माइनस है तो ए प्री डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू इसने 3 रखा है, ए की वैल्यू 3 है। अब इस यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इसकी वैल्यू को यूज कर लेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर इसने क्या करेगा, सी आउट कराओगे तो यहाँ पर करेगा प्रिंट 3, लेकिन 3 प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि यहाँ पर अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाद 4 हो जाएगी। और फिर क्या करेगा यहाँ पर जो ए प्लस प्लस है तो ए सबसे पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेगा, यानी कि इंक्रीमेंट करने का मतलब 5 कर लेगा। और इसके बाद क्या करेगा, यूज करेगा, और यूज करने का मतलब कि प्रिंट करने वाला उसको, तो प्रिंट भी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कोड जो है आप रन करके देख सकते हो। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि रन करेंगे तो क्या क्या यहाँ पर आउटपुट आने वाले हैं। तो सभी जो भी चीज़ें अभी हमने देखी, कैरेक्टर, और फिर जो है हमने देखा था कि मॉडल ऑपरेटर, सिंपल डिवीजन ऑपरेटर, और ए प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनका क्या यूज होता है। अब एक चीज हमारा यहाँ पर बोलता है ना कि यहाँ पर जो रूल होता है वो बोलता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम आपका जो है सॉरी यहाँ पर प्लस 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 ए हो गया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होगे कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, ए है। ये चीज़ बोलता है रूल कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल को, ठीक है, एक से ज़्यादा बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया गया है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा बार इंक्रीमेंट किया गया फिर एक से ज़्यादा बार डिक्रीमेंट किया गया है, तो वो जो है उसका बिहेवियर क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। यानी कि हम उसको वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक तरह का बग है। वो आपके हो सकता है कि आपके लैपटॉप पर वो सही चले लेकिन किसी और के लैपटॉप पर वो गलत चलेगा, मतलब उसका कुछ और ही आउटपुट आएगा। इस मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आपको इसको समझो। अगर मान लो कि मैंने लिखा ए प्लस प्लस, ठीक है, प्लस में प्लस प्लस ए लिख दिया, फिर मैंने प्लस प्लस ए लिख दिया है किसी एक्सप्रेशन में इस तरह से। ओके, इसकी बात हम करेंगे आगे, अभी इसको हम रहने देते हैं। जब हम प्रेसिडेंस, ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, इसमें ये जो है काफ़ी सही चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, बट अभी इसको हम यहाँ पर लीव करते हैं। बाकी हम देखते हैं कोड जो कि अभी तक हमने पढ़ा है जो थ्योरी वाला। तो यहाँ पर जो है मैं कैरेक्टर वाला सबसे पहले कोड आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कैर, और वैर में हमने स्टोर कर लिया ए को, ठीक है, और हमने जो है सी आउट करा दिया। तो यहाँ पर आपका क्या आउटपुट में आना चाहिए, आपका आउटपुट आएगा स्मॉल ए, यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, अभी आप एक कंपाइल हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब कंपाइल होता है थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसके बाद से हमारा दूसरा कोड होगा कैर, और यहाँ पर हम रखेंगे वैर 1। ठीक है, आप यहाँ पर देखो रन होने के बाद से आपका ए आ गया। वैर 1 में हमने रखा क्या, वायर 1 में हमने ए बी करके रख दिया है। ठीक है, और आप इसको रन कराओगे तो आपका यहीं पर आउटपुट आ जाएगा एरर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो नीचे क्या दे दिया, आपका यहाँ पर आउटपुट में एरर है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर आउटपुट में एरर दे देगा, आपका एरर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि हम जो है कैरेक्टर किस तरह से यूज करते हैं। अब मान लो कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग आपका जो एक डेटा टाइप है, और मैंने वैर 1 और इसमें जो है ए बी करके इस तरह से जो भी है हमने इसमें दे दिया, और यहाँ पर सी आउट करा दिया वैर 1। यहाँ पर हम न्यू लाइन कर लेंगे। तो इसके बाद से अब इसको हम रन कराएंगे तो आप देखोगे कि ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपका, आई होप ओके, यहाँ पर हमने एक गलती की है। क्या हमें करना है, हमें डबल कोट्स यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग यूज करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल कोट्स यूज करने हैं। तो यहाँ पर हमने गलती किया था कि हमने सिंगल कोट ही यूज कर रखा था, जिसकी वजह से हमें एरर आया था। अब देख सकते हो आप यहाँ पर रन हो गया है और आपका आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टर वाला। अब जो है एक चीज़ है कि हमने ऑपरेटर्स को देखा था। ऑपरेटर्स में आप देख सकते हो सी आउट।
अब ये जो है यहाँ पर मैंने पांचों अपने ऑपरेटर से इनको लिख लिया है, ठीक है। num1 में हमने स्टोर कर दिया वेरिएबल में 100 और num2 में 344। हमने यहाँ पर प्लस वाला सबसे पहले यहाँ पर किया है, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हमने, और फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर, ठीक है। इसको रन कराते हैं और रन कराने के बाद से हमारे आउटपुट आने चाहिए, उनको हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जब ऐड करोगे 444, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 में से 344 को कर रहे हैं तो -244 आ गया। मल्टीप्लाई किया, ये सही है। डिवाइड किया आपने, तो आपने किस में डिवाइड किया, 100 में 344 को डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेसिमल वाला चीज़ नहीं आता है, क्यों नहीं आता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इसको अभी पेंडिंग में छोड़ सकते हो। मैंने जैसे उसमें बताया था कि आपको जो है 15/2 आपको 7 देता है, ऐसे यहाँ पर भी आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर में 4 मिल जाएगा लास्ट वाली डिजिट। अगर मैंने यहाँ पर 100 कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 44 मिल जाएगा एज ए रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर देखोगे रन हो गया और यहाँ पर 44 मिल गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके ऑपरेटर से वाले कैसे हैं। अब हम अपने पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट वाले पर आते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी आउट लिखा और num1 प्लस प्लस किया, ठीक है। और फिर सी आउट किया हमने num1 और यहाँ पर हमने प्लस प्लस num1 किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, एक यहाँ पर जो आ जाएगा 100 प्रिंट होगा, फिर 102 होगा। यहाँ पर एंडल हम लगा देते हैं और यहाँ पर आपका 100 और 102 प्रिंट होगा। आप देखोगे तो 100 और 102 प्रिंट हो गया, और मैंने आपको समझा दिया था कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब सेम जो है हमारा सीन होगा यहाँ पर, अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट यूज करता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले वैल्यू को यूज कर लेगा, यानी 100 को प्रिंट कर देगा, फिर वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, 99 हो गया। प्रिंट करने के बाद num1 की वैल्यू 99, और यहाँ पर क्या होगा, पहले ही फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 यानी 98। तो आपका प्रिंट कितना करेगा, 100 और 98 प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि यार हमारा यहाँ पर जो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार कि वो जो हमारा ना 15/2 आ रहा था वो 7 क्यों आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही 100/344 हमारा 0 क्यों आ रहा था। तो यार यहाँ पर एक्चुअल में देखो होता क्या है कि आप जब भी लिखते हो कोई भी चीज़, आपने अगर लिखा 15/2 लिखा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ कंसिडर की जाती है कि ये आपका इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, आपके जो ऑपरेंड हैं उनके डेटा टाइप्स क्या हैं। तो ये है इंटीजर, ये है इंटीजर। और अगर आपने 7.5 लिखा तो ए कैसा है आपका, ए हो गया फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप वाली जगह पर नहीं स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो आपका डेसिमल वाला पार्ट है ना, ये ट्रंकेट होकर के हट जाता है और सिर्फ आपको मिलता है 7 मिलता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि यार आपके जो है अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर डेटा टाइप में कैसी वैल्यू सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर। अगर आपकी वैल्यू अगर वो फ्लोट डेटा टाइप है तो उसमें सिर्फ फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप में सिर्फ 15 भी लिखा, ठीक है, ये देखने में क्या है, ये दिखने में आपका इंटीजर, और लेकिन अगर आपने यूज कुछ इस तरह से किया वेरिएबल में फ्लोट वैर और इसमें असाइन किया 15, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा ना, जहाँ पर भी स्टोर करेगा इसको एज ए फ्लोट स्टोर करेगा, 15.0 स्टोर करेगा, ठीक है। ये आपका जो है इस तरह से 15 एज ए इंटीजर नहीं स्टोर करने वाला है। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास, वो सभी रिजल्ट क्या होते हैं, वो जो है हमारे डेटा टाइप पर डिपेंड करते हैं, कैसे डेटा टाइप की कैलकुलेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने वहीं पर 15.0/2 किया होता तब हमें मिलता 7.5, क्यों मिलता, क्योंकि यहाँ पर एक डेटा टाइप आपका क्या हो गया, फ्लोट हो गया, और एक हो गया आपका इंटीजर। ऐसे ही अगर मैंने कर दिया था 15/2.0 तब भी आपको मिलता 7.5, क्योंकि एक इंटीजर एक फ्लोट। अब यहाँ पर ना एक कैलकुलेशन का एक ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है, जिसको ये फॉलो करता है। और उसमें क्या होता है कि जब भी एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो कि प्रेसिडेंस है, ठीक है। प्रेसिडेंस का मतलब कि अगर दो डेटा टाइप हमारे पास हैं
तो उनकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन हो करके एक हायर प्रेसिडेंस वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देखा यहाँ पर कि जब हम इंटीजर और फ्लोट को कर रहे हैं तो फ्लोट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो रही है, बल्कि इंटीजर वाली फ्लोट में हो रही है। ठीक है, इंटीजर वाली फ्लोट में हो रही है। लेकिन जब इंटीजर और इंटीजर है तो सिर्फ हमें इंटीजर ही मिल रहा है, लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन इंटीजर और फ्लोट के बीच हो रही है तो हमें फ्लोट मिल रही है। यानी कि जो फ्लोट है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इंटीजर से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो हमने इंटीजर में भी दो तरह का इंटीजर देखा था, एक तो हमारा नॉर्मल इंटीजर हो गया, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग लॉन्ग इंट करके होता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो इसमें भी आपका जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है इंटीजर से। क्यों? क्योंकि जो है अगर मान लो कि दो जगह पर कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, दो कैलकुलेशन हमने किया और वो कैलकुलेशन में एक जो है लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू है, एक जो है सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू है, तो कैलकुलेशन हो करके आपकी लॉन्ग लॉन्ग में अगर कन्वर्ट नहीं होती है तो वहाँ पर इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है कि जब भी लॉन्ग लॉन्ग इंट और इंट के बीच में कोई कैलकुलेशन हुआ तो वो जो है लॉन्ग लॉन्ग इंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर आपका आता है डबल और फ्लोट, दो चीज़ें होती हैं। डबल का जो होता है आपका प्रिसीजन ज़्यादा होता है तो उसका प्रेसिडेंस भी ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर देखो ये आता है आपका डबल सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका फ्लोट, फिर आपका जो है लॉन्ग लॉन्ग इंट का प्रेसिडेंस होता है, उससे कम आपका इंटीजर का होता है और सबसे कम होता है आपका कैरेक्टर का। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है, आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। वैसे इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार हमारा किस में कन्वर्जन होगा। ठीक है, बाकी जो आपको क्या करना है कि जब आप बिगनर होते हो, आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली ये चीज़ें देखनी पड़ती कि यार हमारी जो है यहाँ पर कैरेक्टर है, यहाँ पर इंटीजर में कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैलकुलेशन होकर के हमें किस में मिलेगा, हायर डेटा टाइप में मिलेगा। तो हायर डेटा टाइप का मतलब कि कैरेक्टर और इंटीजर में इंटीजर का ज़्यादा प्रेसिडेंस है तो वो सारी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी इंटीजर में। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर मैं एक इंटीजर और एक कैरेक्टर का यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, यानी कि कुछ मैंने इस तरह से लिखा, मैंने कोड लिखा यहाँ पर कि सी आउट कर दो और कैरेक्टर सी। ठीक है, ये जो मैंने सिंगल कोड के अंदर लिख दिया तो इसका मतलब क्या गया, एक कैरेक्टर हो गया और +1 कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो क्या है, ए है एक कैरेक्टर और ये जो है आपका क्या है, एक इंटीजर है और इन दोनों के बीच में आपके एक कैलकुलेशन हो रही है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? अब आप सोचोगे कि यार एक ऐसी बात है कि मतलब सी में आप कैसे एक को जोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारी आती है एक चीज़, वो होती है ASCII वैल्यूज। ठीक है, ASCII वैल्यूज। अब देखो हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो किस पे काम करती हैं, वो सभी के सभी डिवाइसेस हमारी काम करती हैं 0 1 0 1 1 इस तरह से, यानी कि बाइनरी नंबर्स पर वर्क करती हैं। अब बाइनरी नंबर्स पर वर्क करने का क्या मतलब हुआ? बाइनरी नंबर्स पे वर्क करने का मतलब हुआ कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिग्नल है, वो सिर्फ 0 1 0 1 में ही जाएंगी। यानी कि अगर आपने कैपिटल ए लिखा है तो ये भी कहीं ना कहीं आपको 0 1 0 1 में ही कन्वर्ट होकर के जा रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। आपने स्मॉल ए लिखा तो ये भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो आपका सी लिखा है ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा। और बाइनरी में कन्वर्ट होने का मतलब आपको पता है कि यार उसका एक डेसिमल वैल्यू भी होगा। डेसिमल वैल्यू का मतलब कि आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि आपका बेस क्या होता है, बेस होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, इसका कोई ना कोई कन्वर्जन होता होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलती होगी, तभी जा करके वो जो है एक हमें मान लो कि 99 है एक नंबर, और 99 को ही तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, यानी एक इंटीजर वैल्यू होगी उसी को तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये जो वैल्यू मिली, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके इस पर कोई भी वर्क हम कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ASCII मतलब कि ये जो भी हमारे जितने भी डेटा एक्सचेंज वाले यहाँ पर आते हैं, जो कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी हमारी ASCII फॉर्मेट में होती हैं। यानी कि ये जो है ASCII फॉर्मेट बेसिकली आपका 7 बिट का होता है। और 7 बिट का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, 0 to 127 इतने आप कैरेक्टर्स को यहाँ पर इन 7 बिट्स से डिनोट कर सकते हो। बट इसमें एक आता है आपका एक्सटेंडेड ASCII वैल्यू, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, 8 बिट यूज करते हैं। और इस 8 बिट में आप कितने वैल्यूज को कर सकते हो, 0 to 255 इतने जो है आप नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और 0 to 255 का मतलब हो गया कि इतने आपके कैरेक्टर्स आप इसका मतलब इसमें आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने अगर लिखा कैरेक्टर 0 लिखा है, तो कैरेक्टर 0 का ASCII वैल्यू होता है 48। ठीक है, और इसके बाद से इसी सीक्वेंस में चलता रहता है। 1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और 2 आपका हो जाता है 50 हो जाता है। ऐसे ही आपका 3 जो कैरेक्टर है इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है 51। इसी तरह से आप ऐड करोगे तो 9 तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पे सवाल आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ है, आपको स्पेस का याद रखना है कि आप जो ये स्पेस बार यूज करते हो ना, इसका भी ASCII वैल्यू होता है। और कितना होता है, 32 होता है। तो अगर आपको कहीं पर चेक करना हुआ तो आप जो है ये ASCII वैल्यू यूज करोगे। अब आपके जो स्मॉल a से लेकर के स्मॉल z तक की वैल्यूज होती हैं, इनका ASCII वैल्यूज देखो। स्मॉल a का होता है 97, और ऐसे ही आपका जो हो जाएगा स्मॉल b का हो जाएगा 98, और स्मॉल c का हो जाएगा 99, स्मॉल d का हो जाएगा 100। ठीक है, इस तरह से आप +1 करते रहोगे और z तक आप पहुंच सकते हैं, स्मॉल z तक। ऐसे ही आपका कैपिटल A का होता है 65, कैपिटल B का होता है आपका 66, कैपिटल C का होता है आपका 67। और इसी तरह से आप जो है +1 करते जाओगे, आपको कैपिटल Z तक की वैल्यूज का ये मिल जाएगा ASCII वैल्यू। ये सभी आपको याद रखना है, स्पेस का भी, और आपको स्मॉल a से स्मॉल z, कैपिटल A से कैपिटल Z तक का याद रखना है। और आपको 0 to 9 का ASCII नंबर याद रखना है, ASCII वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो है वही जो आपके यहाँ पर ASCII वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, कैरेक्टर टू इंटीजर में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, जब आप कैरेक्टर और इंटीजर को यहाँ पर कोई ऑपरेशन करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा किस में हो जाएगा, कैरेक्टर से वो किस में हो जाएगा, हायर प्रेसिडेंस। और हायर प्रेसिडेंस क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में कैलकुलेशन होकर के मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपकी स्मॉल c की वैल्यू है 99, उसमें +1 ऐड होगा, तो हमें एज ए रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 100 एज ए रिजल्ट। तो इसको हम रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा आना चाहिए यहाँ पर 100। तो अभी ये रन हो गया और आप देखो यहाँ पर आउटपुट आपका क्या है, 100 है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो है हम किस तरह से किसी भी कैलकुलेशन को करते हैं जब, तो उसमें प्रेसिडेंस आपका जो डेटा टाइप होता है उनका प्रेसिडेंस का ऑर्डर क्या आता है, और कैसे जो वैल्यूज वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर जो है अब मैं यहीं पर कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ। अगर मैंने बोला यहाँ पर, इसको मैंने हटा दिया और मैंने बोला इंट a, और इसमें मैंने लिखा 3/2, और फिर मैंने सी आउट कराया है a को, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप खुद सोचिए क्या आएगा आउटपुट। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि यार 3/2 अभी हमने देखा था क्या आया था, 3 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो कैलकुलेशन किस में हो जाएगी, इंटीजर में ही होगी। और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ए इंटीजर है, ठीक है, ए कैसा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। यानी कि अगर हमें यहाँ पर वैल्यू फ्लोट भी मिलती तो इंटीजर में ही इसको स्टोर करना है, क्योंकि ए का जो डेटा टाइप है ना वो इंटीजर है, तो वो कन्वर्ट होकर के किस में हो जाता, इंटीजर में। तो इंटीजर ही हमें मिलेगा आउटपुट में। तो कितना आउटपुट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 आएगा। तो रन होने के बाद से हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा 1। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यहीं पर आप क्या करो 3.0। अब जो है आप इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। तो
ये जो है मैं चाहूँगा कि आप खुद करो, वीडियो को पॉज़ करो, सोचो और फिर आप अपना आंसर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से समझा दी है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर कर पाओगे। अब देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ, ठीक है? तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो है फ्लोट वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू। कैलकुलेशन होगा किसमें आ जाएगा? फ्लोट वैल्यू। कितना आएगा? 1.5। बट यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात है कि यार ये जो है ना वो इंटीजर ही है, वो फ्लोट नहीं है। इसका जो डेटा टाइप है क्या? इंटीजर है। और आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, इससे क्या मतलब कि आपने जो इसको स्टोर ही किया इंटीजर में। यानी कि आप इस तरह से कुछ बोल सकते हो कि इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? 1.5 लिख दिया है। और 1.5 ए फ्लोट है, यही आपका था। लेकिन आपने देखा था कि यार अगर मेरा जो है वेरिएबल ही इंटीजर है तो वो फ्लोट वैल्यू हम इसमें स्टोर करेंगे तो फ्लोट नहीं स्टोर होगा, ये 0.5 वाला ट्रंकेट होकर के हट जाएगा और जो है सिर्फ 1 आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा जो है इसका आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आएगा हमारा यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा अभी भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर 1 ही देगा। ठीक है, आप रन होने के बाद यहाँ पर आप देखो, रन होने के बाद से 1 दिया है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ और क्लियर करने के लिए 13.0 और डिवाइड बाई कर दिया। 3 नहीं 4 5 कर देता हूँ। तो आप देखो अभी आउटपुट आपका क्या आएगा? अभी भी आउटपुट आपका आएगा यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो 2 आया, क्यों आया? क्योंकि ये जो है आपका फ्लोट वैल्यू तो मिलेगा ही, लेकिन फ्लोट वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब जो है अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, तब आपका आउटपुट क्या आएगा? अब आपका आउटपुट आएगा फ्लोट में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2.6 आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर मैंने यहाँ पर 0 को हटा दिया तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आपका आउटपुट आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 13/5 ये 2 आपका जो है इंटीजर में कैलकुलेशन होगा और 2 रहेगा, तो फ्लोट में रखो, कहीं पर भी रखो। ठीक है, कैलकुलेशन होकर के सबसे पहले सब 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन होंगी। कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? कि उनके डेटा टाइप क्या है। कैलकुलेशन होने के बाद से हमारा क्या होगा? देखा जाएगा कि उसका फिर जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो वो 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि आउटपुट आपका क्या आने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होता है। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में सेम होता है, तो इस चीज़ से यार मत होना कि यहाँ पर मैं सी का पढ़ा रहा हूँ, सी और सी प्लस प्लस में दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, यार ये चीज़ यूज कहाँ की जाती है, ये चीज़ तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो देखो जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि यार हमें क्या करना होता था ना, जब हमें मल्टीप्लाई करना होता तो कुछ एक एक्सप्रेशन मान लो हो गया, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती थी। तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको बोर्ड मास रूल पढ़ना होता था। ठीक है, आपका क्या होता था? बोर्ड मास रूल होता था, जो ये बताता था कि अगर आपको जो है इस तरह से मान लो 3 × 25 डिवाइड बाई 5 इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो आप क्या करोगे? कैसे इनको सॉल्व करोगे? तो ये रूल जो है ये देता था बोर्ड मास। बट आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें ये वाला रूल काम नहीं करता है। यहाँ पर एक अलग रूल दिया जाता है कि अगर आपको इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हुआ तो कौन सा रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है वो काम में ले आता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ये ऑर्डर होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर रखा है। मैं आपको और इस वाले टेबल में क्या है ना कि सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जो आप जिसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, वो है सबसे टॉप पे। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी एज दिखे ये पोस्ट फिक्स वाले में, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि सबसे पहले वही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसका से इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, फिर इसका ज़्यादा होता है। लेकिन आप देखो इंटरव्यू में ज़्यादा ये चीज़ पूछी नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी जो है आपके ऑनलाइन टेस्ट जो होता है जिसमें कि आपका सूडो कोड वगैरह हो गया उसमें पूछे जाते हैं, उसमें आपसे ये जो है एक्सप्रेशन दे करके इसके जो आउटपुट होता है उसको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। क्या क्या याद रखना है ये चीज़ देखो, आपको याद रखना है कि जब भी आपको ये जो है या तो पैरेंथेसिस या फिर आपको राउंड ब्रैकेट
ये चीज़ें दिखें तो वो सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है। और अक्सर हमें जो है जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उसमें जो चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट होगी उसको पैरेंथेसिस में पैरेंथेसिस से उसको रैप कर दें। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 3 × 2 किया है, ठीक है, और मुझे चाहिए कि ये सबसे पहले कैलकुलेट हो, मैं इसको क्या करूँगा, पैरेंथेसिस से रैप कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर जो है डिवाइड बाई 7 कर दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये जो है फिर ये आपस में कैलकुलेट होकर के मल्टीप्लाई हो, तो इस तरह से मैं रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या पता लग गया कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, पैरेंथेसिस का, ये आपको याद रखना। उसके बाद से आपका जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर का आपका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, किससे, आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो ऑपरेटर और उसके बाद से आपका प्लस माइनस वाला हो गया। फिर आपका आता है असाइनमेंट, सॉरी यहाँ पर इक्वालिटी ऑपरेटर आता है, ठीक है। ये दो ऑपरेटर हैं, हम अभी ऑपरेटर के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ही समझ लो कि इनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। आप इसको भी याद रख सकते हो। और आई होप कि नहीं है कोई वैसा बहुत खास, आप थोड़ा थोड़ा इन पे ध्यान रख सकते हो। बाकी आपके इतने में ही लगभग सभी जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने रहेंगे, जिससे कि आपको इसमें थोड़े से क्या होता है कि यार आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसका भी यूज हो, इसका भी यूज हो, तो आपको जो है यहाँ पर क्या है, ए बी एंड है, ठीक है, ए एक्स और है या फिर ए क्या है और है, तो और एक तरह से क्या एडिशन टाइप में मान सकते हो। और एंड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन टाइप में। तो आपने यहाँ पर देखा था मल्टीप्लिकेशन ऊपर है, फिर आपका क्या है एडिशन वाला है। तो उस तरह से करके आप याद कर सकते हो कि बिट वाइज एंड का ज़्यादा होता है बिट वाइज और से, और आपका लॉजिकल एंड का ज़्यादा होता है लॉजिकल और से। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब देखो मैं बात करता हूँ कि आपका जो ऑपरेटर क्या होता है। आपने इसके बारे में देख लिया था, इसके बारे में देख लिया था। अब आपका इम्पोर्टेंट ऑपरेटर ए है। ए है आपका इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या होता है ना, आप देखो, आपने देखा होगा कि यार हम जब पढ़ते हैं किसी भी जैसे मैथ में हमने पढ़ा था x और यहाँ पर इक्वल टू 2 किया था, यानी इसका मतलब क्या होता था कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या होता है, मैथ में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया कि किसी वेरिएबल की क्या वैल्यू है, और दूसरी चीज़ होती है कि अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को। तो कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैंने लिखा x और डबल इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, कंपेयर करके बताएगा कि x की वैल्यू है वो 2 के बराबर है कि नहीं है। अगर 2 के बराबर है तो क्या देगा मुझे, तब देगा मुझे ट्रू देगा, और अगर बराबर नहीं है तो मुझे फॉल्स देने वाला है, ठीक है। यानी कि ए क्या देता है, ए हमें रिटर्न करता है बाइनरी वैल्यूज रिटर्न करता है। बाइनरी वैल्यूज का मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स हमें रिटर्न करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैंने लिखा सिंगल इक्वल लिखा तो इसका मतलब हुआ कि x में मैंने 2 को यहाँ पर रख दिया है। जैसे आपने क्या देखा था अभी तक कि इंट और नम, और इसमें हम क्या कर रहे थे, कोई वैल्यू रख दे रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे थे कि 10 को हमने स्टोर किया है नम वाले वेरिएबल में। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया कि नम और डबल इक्वल 10, इसका मतलब हुआ कि नम की वैल्यू, जो भी नम की वैल्यू होगी उसको कंपेयर किया जाएगा 10 से, और अगर ये जो है सेम मिलता है तो हमें देगा ट्रू, और अगर सेम नहीं मिलता है यानी इक्वल नहीं मिलता है तो हमें देगा फॉल्स। ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो है ये कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो सिंगल वाला होता है आपका इक्वल, वो होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये रहा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसमें ये आपका सिंगल ए वाला, ठीक है। ये आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आपका जो है यहाँ पर एक और है जो आपके इक्वलिटी ऑपरेटर में है, वो क्या है, ये आपका होता है नॉट इक्वल, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करना हो कि क्या जो है नम की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं है, अगर जो है बराबर नहीं रहेगी 10 के तो क्या देगा, ये देगा, तब मुझे ट्रू देगा, ठीक है। तब बोलेगा कि ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा नॉट इक्वल, नम इज नॉट इक्वल टू 10। अगर ये सही है तो ट्रू, अगर ये गलत है तो मुझे क्या दो, फॉल्स दे दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सभी चीज़ें आपकी बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स देती हैं हमें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया।
तो ये वाले ऑपरेटर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका आता है बिट वाइज और एंड और बिट वाइज एक्सऑर। बिट वाइज का मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू मैंने अगर लिखी है तो इसका सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्जन किया जाएगा, यानी कि 101 इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया, और अगर 4 है तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब मैंने एंड लगाया। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि अगर जो है दो हमारे पास बिट्स हैं 1 और 1, तो हमारा इनका एंड क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 1 और 0 का एंड हमने लिया तो 0 मिलता है। 0 और 1 का एंड लिया तो 0 मिलता है। 0 और 0 का एंड लिया तो 0 मिलता है। यानी कि कहने का मतलब कि एंड ऑपरेटर में 1 तभी मिलता है बिट वाइज एंड में, जब दोनों के दोनों जो है वैल्यूज हमारी 1 हो। ठीक है, और सेम जो चीज़ आपका होता है और के लिए होता है। और में क्या होता है कि आपका अगर दोनों में से कोई भी एक, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंगल यहाँ पर ये रहेगा। अगर दोनों में से, दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू 1 है तो हमारा आउटपुट क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, अगर दोनों जो है वैल्यूज हमारी 0 हैं तभी हमें 0 मिलता है। ये हमारा बिट वाइज और के लिए होता है। और कैलकुलेशन बिट बाई बिट होती है, यानी कि अगर मैंने लिखा 5 और एंड लगाया 4 तो हमारा कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा 101 और 100, इनमें मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 का 0 में होगा तो 0 मिल जाएगा। यही हमने देख लिया था। ये 1 तभी मिलता है जब एंड वाला में, बिट वाइज एंड में, जब दोनों 1 हो। ठीक है, यहाँ भी हमें 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो अब क्या होगा, अगर हमने आउटपुट कराया होगा एक इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू में इसका फिर कन्वर्जन किया जाएगा और वो कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 4 होगा, तो आउटपुट हमें 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका और के लिए भी होता है। और के केस में क्या हो जाएगा? 0 और 1 का करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 0 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और फिर अगर 1 और 1 है तो हमें 1 मिलता है, और इसका आउटपुट भी हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि बिट वाइज एंड और बिट वाइज और क्या होता है हमारा। अब हमारा यहाँ पर है यहाँ पर लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। तो लॉजिकल का मतलब होता है कि यार अगर मान लो कि एक चीज़ यहाँ पर ट्रू है, ठीक है, ये मैंने बोला है ट्रू है, और एक दूसरी चीज़ में मैंने बोला ट्रू है, और यहाँ पर लॉजिकल एंड लगाया, तो यहाँ पर भी काम वैसे ही होता है कि अगर जो है ये लॉजिकल एंड का मतलब हो गया कि ये चीज़ ट्रू, तो हमें आउटपुट में भी ट्रू मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था? यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ काम किस पे होता है? आपकी बाइनरी वैल्यूज पर होता है। बाइनरी वैल्यू का मतलब कि ट्रू फॉल्स पर ही होता है। यानी कि अगर मैं ट्रू को 1 से डिनोट करूँ और 1 से, और फॉल्स को 0 से, तो कुछ इस तरह का होगा कि अगर 1 एंड और ए लॉजिकल एंड ऑपरेटर 0 लिखा तो हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, ये तभी 1 मिल देता है जब जो है दोनों हमारे स्टेटमेंट, एक तरह से बोलते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों अगर ट्रू होते हैं, यानी ट्रू होने का मतलब 1 होते हैं, तभी हमें 1 यानी कि ट्रू मिलता है। बाकी केसेस में क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। ऐसे लॉजिकल और के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, ट्रू है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो है वहाँ पर एज ए आउटपुट 1 मिलता है। ठीक है, तो लॉजिकल और यही होता है, ये एक्सप्रेशन पर काम करता है, एक्सप्रेशन पर काम करता है। ठीक है, आपका फिर एक कंडीशनल ऑपरेटर है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, बट हम इसका एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं जब आ ही गया तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये वाली वैल्यू हमें एज ए आउटपुट मिलती है, और अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पर एज ए आउटपुट ए वाली वैल्यू मिलती है। यानी कि अगर मान लो मैंने लिखा इंट x और यहाँ पर लिख दिया कि z इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पर दे दो 3, और अगर जो है फॉल्स है तो हमें दे दो 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि z और a की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर ये जो है ट्रू मिलता है, ठीक है, ट्रू मिलता है, यानी कि z की वैल्यू जो है ग्रेटर देन a है, तो 3 एज ए आउटपुट मिल जाएगा, और आउटपुट का मतलब इसमें जो असाइन हो जाएगा। और अगर फॉल्स मिलता है तो 100 जो है इसमें इसको ए असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाता है कंडीशनल ऑपरेटर होता है। अब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने एक देख लिया था कि ये सिंगल इक्वल वाला, बाकी आपका होता है प्लस और ए इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो मैंने लिखा प्लस
इक्वल 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए में असाइन किया a+1 किया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। आपने ए में ही रखा क्या, a+1 को रख दिया, a+1 को आपने ए में रख दिया है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है जैसे मैथ में करते थे ना, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ अलग हो जाता है। जैसे कि हम मैथ में क्या करते थे, x = y+1। अगर हमने x बराबर x+1 इस तरह से लिखा तो ये क्या होगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 और 1 कभी इक्वल नहीं होंगे, तो एक गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर नहीं होता, असाइनमेंट इसको बोलते हैं। तो हम जो है कि जब इस तरह लिखते हैं x असाइंस द वैल्यू ऑफ x+1, यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं कि x में मान लो कि 10 था, अगर x में वैल्यू 10 स्टोर थी तो हमने क्या किया, 10 में 1 ऐड करके अब इसको एज ए कंबाइन करके हमने इसको x में फिर से असाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो है कट जाएगा आपस में और हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन इस तरह से गलत है, कभी हो नहीं सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है मीनिंग अलग है और इस हिसाब से काम यहाँ पर अलग एक करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपका ये जो प्लस इक्वल ए एक ऑपरेटर है, एक इसका क्या मतलब, ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन और इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने लिखा ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल और 3 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में हमने असाइन किया a × 3 किया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर डिवीजन वाला लिखा इस तरह से, सॉरी सब्ट्रैक्शन वाला, और ए कुछ इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए में हमने असाइन किया a-10, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा डिवीजन और यहाँ पर मॉडुलो, ठीक है। आप आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस वगैरह करते जाओगे, हम जो है आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब जो है आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट जितने भी बनेंगे आप उनकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको जो है सारी की सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद से आप जो है थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करने लगोगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों को शेयर करो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार होता क्या है कि यूट्यूब जो है उस वीडियो को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है और लोगों को रिकमेंड करता है। जिस वीडियो को आप ज़्यादा देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई। आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इस पर कमेंट करोगे, इसको लाइक करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यार लेक्चर सीरीज को बीच में मिस मत करना, पूरा का पूरा देखना।